गुड इवनिंग। आज हम लोग वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वेक्टर्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे समझेंगे। आप इस पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखिए। इसमें वॉल्यूम निकालने के अलावा आपको वेक्टर्स की कुछ एक या दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी। सबसे पहले टेट्राहेड्रन अगर प्रैक्टिकली हम लाइफ में बनाना चाहें कैसे बनाएं। ये एक सरल तरीका है। आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में एक कागज ले लीजिए इस तरह का और मिड पॉइंट्स को इनको मिला लीजिए। आप ऐसा बनाइए। अब आप इस पोर्शन को फोल्ड करिए, कागज का इस पोर्शन को फोल्ड करिए ऊपर को। तो आप किसे फोल्ड करेंगे? ए बी। आप समझ रहे हैं? ए बी को फोल्ड करिए ऊपर को, इस हिस्से को। ऐसे ही मान लेते हैं ये सी है, तो ए सी हिस्से को फोल्ड करिए, ये वाले पोर्शन को, और इस पोर्शन को भी फोल्ड करिए। तो आप सोचिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। वो आपका एक टेट्राहेड्रन होगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रैक्टिकली बनाना आ गया होगा कैसे बनाएं। ये ABC बेस का काम करेगा, प्रिज्म का। टेट्राहेड्रन जो आपका बनेगा ये उसका बेस होगा, और ये आपके साइड्स, ये तीनों वर्टिसेज, ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा, ये तीनों एक पॉइंट पर ऊपर मिलेंगे। हम लोग इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें वेक्टर्स की मदद से, इसे समझना है। मैं इसे 3 स्टेप में तोड़ कर रहा हूं। स्टेप 1, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, आपके पास ये एक वेक्टर है ए, और दूसरा वेक्टर ये है, सपोज ये है बी। आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हम कैसे निकालें? वेक्टर्स में आपने एक चीज पढ़ी है, वेक्टर्स को ट्रांसलेट किया जा सकता है। मतलब इस वेक्टर को इसी डायरेक्शन में हम कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसे हम ऐसे बना देते हैं, ये वेक्टर बी है, और इसी पॉइंट से वेक्टर ए को हम दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये वेक्टर ए है। तो अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, सपोज ये O है और ये डिस्टेंस M मान लेते हैं, तो हम यहां पर इस लेंथ को OM कहेंगे। तो ध्यान से देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब, अगर आप यहां भी समझना चाहें तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। यहां पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है, आप इसे कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मैंने दोनों को ट्रांसलेशन की मदद से एक पॉइंट कॉमन ले लिया। तो अब ये डिस्टेंस निकालनी है OM। उम्मीद है इतना क्लियर होगा आपको। सपोज दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये जो OA आपके पास वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर पूरा सिंबल में OA है और उसको स्मॉल ए एरो से दिखाया जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं OM इक्वल टू OA cos थीटा, OA को आप A सम लिखिए। केवल ऑर्डिनरी A का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। cos थीटा आप जानते हैं A डॉट बी क्या होता है, मॉड A मॉड B cos थीटा। तो cos थीटा क्या होगा, A डॉट बी अपॉन
मॉड ए, मॉड बी या सिंपली ए बी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट, देखिए किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा उसी डायरेक्शन में, तो ए डॉट बी नॉट या बी कैप आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये प्रोजेक्शन है स्केलर क्वांटिटी। प्रोजेक्शन हमेशा क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। हमें इतने की ही जरूरत है अभी, लेकिन अब जब बता ही रहा हूं तो एक चीज और बता देता हूं। अगर कभी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बोला है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये तो स्केलर क्वांटिटी आती है, और आपको कहाँ को किस डायरेक्शन में निकालना है कंपोनेंट, बी की डायरेक्शन में अलोंग बी। देखिए वेक्टर का कंपोनेंट तो वेक्टर ही होगा ना, तो बी की डायरेक्शन में है तो बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप इसे लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन अभी आपने पढ़ा ए डॉट बी अपॉन बी इंटू यूनिट वेक्टर बी, या ए डॉट बी यूनिट वेक्टर हो वेक्टर बी अपॉन मॉड बी लिख सकते हैं, तो नीचे मॉड बी का स्क्वायर। ये क्या है, ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कंपोनेंट, यहां पर वेक्टर क्वांटिटी आएगी। कंपोनेंट प्रोजेक्शन की हेल्प से ही निकलेगा, तो प्रोजेक्शन सीखना जरूरी है। आज हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में प्रोजेक्शन की मदद से वॉल्यूम निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं वेक्टर्स का। तो अगर आप ए और बी इंटरचेंज कर दें तो इसी में प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हो सकता है। अब हम यहां पर स्टेप 2 करते हैं। सेकेंड स्टेप, कभी अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएं, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ए क्रॉस बी हमने पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि मैं मानता हूं ये 12th में आपने शायद पढ़ा होगा। नेक्स्ट टाइम अगर हम शुरू से इतना समय मिल पाए कि शुरू से पढ़ाने का वक्त मिले तो शायद मैं आपको पूरा समझा पाऊँ। अभी मैं ये बता सकता हूँ कि ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो बताता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। तो अगर मैं यहां से डायगोनल ड्रॉ कर दूं तो आपको मालूम है जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना इसका भी होगा। तो यहां से एक जानकारी और मिली, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, देखिए ये मैंने पार्ट प्रूफ नहीं किया है, मैं मान के चल रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस आपको मालूम होगी। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड क्या बताता है, ए और बी से बनने वाला जो आपके पास पैरेललोग्राम है उसका पूरे का एरिया। जब पूरे का एरिया ए क्रॉस बी मॉड है तो फिर आधे का एरिया क्या होगा, हाफ। यही ट्रायंगल से इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। हमें इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है। इसे देखिए,
आपके पास ये बेस है ओ ए बी, ये वेक्टर ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, और ये स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई सी। ये जो बेस है, तो इसका जब एरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, तो 1/3 बेस इंटू हाइट पढ़ा होगा। ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं इसका एरिया 1/3 बेस इंटू हाइट। तो 1/3 बेस ट्राइंगुलर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से बन रहा है, तो अभी आपने पढ़ा उसका एरिया जितना होगा हाफ ए क्रॉस बी मॉड। और इसकी जो हाइट होगी, अगर मैं यहाँ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो हाइट आप समझ रहे होंगे, मान लीजिए n है, तो इसकी हाइट ओ एन होगी या नहीं? तो 1/6 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ओ एन क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ओ एन वेक्टर। देखिए ओ सी जो आपके पास है उसका प्रोजेक्शन निकालिए, तो ओ एन प्रोजेक्शन होगा, यही हाइट होगी। अब हमारी प्रॉब्लम है ओ एन वेक्टर क्या होगा। देखिए जो ओ एन है वो ये जो प्लेन फर्श है हमारा नीचे, ओ ए बी के नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। हमने पहले भी पढ़ा है, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये ए है और ये बी है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो वर्टिकल फॉर्म में आएगा। क्या ये समझ में आया आपको? ये वर्टिकली ऊपर को आएगा। तो ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा नॉर्मल। हियर ओ एन इज perpendicular to A and B both, that is it can be considered as ON equal to A cross B। तो आपके पास A क्रॉस B आ गया है। तो अब एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन, तो अभी आपने पढ़ा था, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ओ एन, सो एरिया 1/6 मॉड ए क्रॉस बी, सी का प्रोजेक्शन, तो सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी मॉड। प्लीज ए क्रॉस बी अगर आपको दिक्कत है, डी वेक्टर मान लीजिए, तो सी डॉट डी अपॉन मॉड डी आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी मॉड न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। आपके पास कितना आ जाएगा? 1/6 सी डॉट ए क्रॉस बी। हम लोग इसे जानते हैं एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन, इक्वल टू 1/6 सी ए बी या 1/6 ए बी सी या 1/6 बी सी ए। ये साइक्लिक ऑर्डर में है, हमने पहले भी स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते समय पढ़ा था। ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट
A क्रॉस B, ये तीनों बराबर होते हैं। तो ये कोई भी क्या बता देंगे, सॉरी इसमें एक गलती हुई है मुझसे, वॉल्यूम, सॉरी, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना आ जाएगा, 1/6 टाइम्स ABC, अगर एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है तब। तो नोट करके क्या हो जाएगा, इफ वन वर्टेक्स ऑफ अ टेट्राहेड्रन is at the origin and 3 concurrent edges are represented by vector A, vector B, vector C, then its volume इक्वल टू कितना होता है, 1/6 टाइम्स ABC। ये नोट में पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। मैंने आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश की कि एक टेट्राहेड्रन हम कैसे बनाते हैं। ये कागज को मोड़ के आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने आपको समझाने की कोशिश की वेक्टर्स के प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे पर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर इतना ही जरूरी था, लेकिन मैंने साथ में कंपोनेंट भी बताया। कई बार आपकी फिजिक्स की स्टडी या मैथ्स में भी ज़रूरत पड़ेगी। फ्यूचर में जिस समय इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे तो लीनियर अलजेब्रा में आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जब आप वेक्टर स्पेस में ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम पढ़ते हैं। आप बेसिक वेक्टर्स पे पकड़ बनाइए, आपको ज़्यादा दिक्कत कहीं नहीं आएगी। नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको डायरेक्टली समझाया, इसमें प्रूफ नहीं किया कि A क्रॉस B ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, पैरेललोग्राम का एरिया। तो हाफ ऑफ A क्रॉस B मॉड क्या बताएगा, ट्राइंगल का एरिया A और B से बनने वाले जो वेक्टर से ट्राइंगल बनता है। उसके बाद हमने वॉल्यूम यहाँ निकाला, सॉरी ये मैंने गलती से एरिया लिख दिया था। वॉल्यूम हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपके पास OAB है और इसके जो हाइट होगी वो परपेंडिकुलर हाइट होगी। OC परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट है। तो ON है परपेंडिकुलर हाइट। तो ON क्या होगा, जितना OC का प्रोजेक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो मैंने उसकी मदद से डायरेक्ट निकाला और ये एलिमेंट्री कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नोट करके फिर मैंने बताया कि ABC, BCA, CAB तीनों बराबर होते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। दूसरा, अगर वर्टेक्स O ओरिजिन पर ना हो, किसी पोजीशन वेक्टर R पर हो, तो प्लीज देखिए इसमें केवल थोड़ा सा बदलाव होता है। पूरी प्रोसेस समझ में आई है तो हम कम क्वेश्चन करके भी बात समझ सकते हैं। आपके इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना आपको आता है, बाहर से 1/6 है। आप टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या होते हैं इनको सीखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ABC, लेट A, B, C, B3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। जीरो तो हम नहीं लेंगे उन्हें, नॉन जीरो, और कोप्लेनर नहीं है। अगर एक ही प्लेन में नहीं है तो हमने पढ़ा था तो वॉल्यूम कुछ न कुछ तो आएगा। सो
ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट will be non-zero. Let us define three vectors A dash, B dash, C dash such that A dash इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग B क्रॉस C अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC. B डैश साइक्लिक ऑर्डर में लीजिए ABC में. A है तो A डैश है तो B क्रॉस C, B डैश है तो C क्रॉस A अपॉन ABC, और C डैश है तो A क्रॉस B अपॉन ABC. अगर इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं तो ये जो A डैश B डैश C डैश हैं ये ABC के रिस्पेक्टिवली रेसिप्रोकल वेक्टर माने जाते हैं. देन A डैश B डैश C डैश आर कॉल्ड reciprocal vectors to A, B, C respectively. पहला सवाल उठता है कि ये नाम क्यों होता होगा, मतलब ऐसा नाम क्यों रखते हैं. तो अब हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो जस्टिफाई करेंगी कि ये नाम क्यों रखा गया है. ए डॉट ए डैश देखते हैं कितना आता है. ए डॉट ए डैश कितना रखा जाएगा, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC. जरा ऊपर देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बना, ABC बना, और नॉन जीरो क्वांटिटी है, हमने पहले कहा है ABC नॉन जीरो है. नीचे भी वही आया नॉन जीरो, नॉन जीरो क्वांटिटी है सेम ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा. तो ए डॉट ए डैश कितना आया 1, तो ए डैश डॉट ए भी 1 ही आएगा. सिमिलरली बी डॉट बी डैश और सी डॉट सी डैश. आपको नहीं लगता जैसे ए और ए हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में x इंटू वाई 1 लिखते हैं तो x और y एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल मानते हैं. वेक्टर्स में इनवर्स डिफाइन नहीं होता. आप एक वेक्टर का वैसे इनवर्स नहीं निकालते. दो वेक्टर्स को आप जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं. दो वेक्टर्स के डिवीजन आपने नहीं पढ़ा होगा. ये काफी हद तक वैसा दिखता है, इसीलिए क्या नाम पड़ा, रेसिप्रोकल वेक्टर्स. क्यों नाम पड़ा होगा ऐसा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. हम लोग दूसरा काम करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि भाई ए डॉट बी डैश क्या होता होगा. तो ए डॉट बी डैश क्या होगा, सी क्रॉस ए अपॉन ABC. हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए डॉट बी क्रॉस सी में अगर दो वेक्टर एक ही वेक्टर दो बार आ जाए तो डिटर्मिनेंट की दो रो एक जैसी हो जाएंगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. तो ए का अगर बी डैश के साथ निकालोगे डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0. तो फिर ए का सी डैश के साथ निकालें तो वो भी 0 आएगा.
ध्यान दीजिए, ए का ए डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आया, बाकी दोनों के साथ 0 आया। अगर ये बी के साथ करें ऐसा ही तो बी डॉट बी डैश 1 आएगा, तो फिर बी डॉट सी डैश 0 आएगा, बी डॉट ए डैश वो भी 0 आएगा। इसी तरह से सी डॉट सी डैश 1 आया, तो सी डैश ए डैश या सी डॉट बी डैश दोनों क्या आएंगे? 0 आएंगे। आपस में इस तरह की प्रॉपर्टीज को ऑर्थोगोनैलिटी बोलते हैं। वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, लेकिन अपने रेसिप्रोकल जिसको आप कह रहे हैं उनके साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा है, बाकियों के साथ 0 आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए डॉट ए क्रॉस ए डैश, तो ए क्रॉस ए डैश कितना होगा? बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। आप इसे सॉल्व करेंगे, ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी अपॉन ए बी सी। मैं वेक्टर नोटेशन नहीं लगा रहा हूं, आप लगा लीजिएगा, ये कैलकुलेट किया जा सकता है ऐसे न्यूमेरिकल्स। आपको कई क्वेश्चंस आपकी बुक्स में मिलेंगे जहां पर आपको 3 वेक्टर्स ए बी सी न्यूमेरिकल दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा इन वेक्टर्स के रेसिप्रोकल वेक्टर निकालिए। तो आपको 2 काम करने हैं, पहले तो ए बी सी निकाल लीजिए। पहला काम ए बी सी, क्योंकि ये नॉन जीरो होना जरूरी है, इसे डिनोमिनेटर में आना है। अगर यही 0 हो गया तो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो उनके रेसिप्रोकल नहीं निकाल सकते। आप इस सेक्शन को ध्यान से देखिए, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ाते समय या पढ़ते समय आपको इन चीज़ों की ज़रूरत वहाँ भी पड़ेगी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स या केमिस्ट्री में इनका एप्लीकेशन है। मुझे उम्मीद है रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो समझ में आया होगा। इस पर कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।